सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स के बारे में। और ये हमारे यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स की सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। और इसके बाद हमारे यहाँ पे यूनिट 1 में एक और चैप्टर बच जाता है जो कि है हमारे यहाँ पे बायो एनर्जेटिक्स। और उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट वन शॉट में कवर करेंगे, जो कि आप लोग को होपफुली कल ही देखने को मिल जाएगा और नोट्स भी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे प्रोटीन्स के बारे में, तो प्रोटीन्स क्या होते हैं। देखो, प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम। यानी कि देखो, जो हमारी बॉडी है उसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो हमारा प्रोटीन ही होता है। देखो, मोस्टली ये समझो आप लोग कि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो यहाँ पे प्रोटीन से मिलके ही बने हुए हैं। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे जो भी हमारा मसल मास होता है वो हमारा यहाँ पे प्रोटीन से मिलके ही बना होता है। ठीक है, यहाँ पे दे कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ ड्राई सेल्यूलर वेट। ठीक है, यानी कि सेल का जो ड्राई वेट होता है उसका 50% पार्ट हमारा प्रोटीन ही होता है। ठीक है, और अगर पूरी बॉडी की बात करें तो लगभग 20% पार्ट हमारा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे बात करें तो दे आर द एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। यानी कि देखो, यहाँ पे बॉडी के जितने भी टिश्यू होते हैं और जितने भी ऑर्गन होते हैं उनका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उनका यहाँ पे जो भी फंक्शन होता है और यहाँ पे उनका जो भी रेगुलेशन होता है, यानी कि उनका जो कंट्रोल होता है काम करने का, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारा प्रोटीन ही मैनेज करता है। यानी वो बने भी प्रोटीन के होते हैं। ठीक है, और उनका फंक्शन करवाने में भी यहाँ पे प्रोटीन हेल्प करता है और उनको यहाँ पे रेगुलेट करने में भी यहाँ पे प्रोटीन जो है हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रोटीन्स हमारे यहाँ पे स्मॉलर यूनिट से मिलके बने होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड्स। अब इतने दिन से आप लोग को बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा यहाँ पे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, दूसरा होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब यहाँ पे जो हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये हमारे इन्हीं बायो माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन सा डिस्कस किया। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स थे वो हमारे किससे मिलके बने थे, वो हमारे बने थे मिलके यहाँ पे मोनोसेक्राइड से। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे लिपिड्स थे, ठीक है, वो आप कह सकते हो कि फैटी एसिड से मिलके बने थे। और जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड था वो हमारा किससे मिलके बना था, न्यूक्लियोटाइड से, ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा जो लास्ट है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि हमारा प्रोटीन है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो इसकी यहाँ पे मोनोमेरिक यूनिट होती है हमारा अमीनो एसिड। यानी कि ये जिस बायो माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड के बारे में भी आज हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे ये जो हमारी अमीनो एसिड्स है नहीं, तो यही हमारे कंबाइन करके जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो आप लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे प्रोटीन्स के क्या होते हैं, मोनोमर्स। देखो, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अगर आप लोग लाइन से लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले आप लोग इसके प्रीवियस 3 लेक्चर्स देख लेना। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन है वो आप कह सकते हो कि यहाँ पे इसका पॉलीमर्स हो गया। ठीक है, देखो, पॉलीमर्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे यहाँ पे जब मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे पॉलीमर्स बनता है। ठीक है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड जब कंबाइन करते हैं तो हमारा प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, दोनों बातें ही एकदम सेम है। So amino acids are the monomers of protein और we can say proteins are the polymers of amino acid। ठीक है, वही बात है जो मैंने आप लोगों को बताई है। अब देखो, यहाँ पे प्रोटीन को और आगे पढ़ने से पहले हमें समझना होगा अपने अमीनो एसिड को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड के बारे में भी कई बार जो है क्वेश्चन अलग से पूछ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, यहाँ पे अमीनो एसिड, देखो इसको सबसे पहले ना आप लोग बिल्कुल नाम से समझो। इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड। अब आप लोग एक बात बताओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, चाहे वो माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो। तो अमीनो एसिड भी तो एक टाइप का हमारा बायोमोलिक्यूल्स ही है, भले हमारा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है बट है तो यहाँ पे देखो ये ऑर्गेनिक भी होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ऑर्गेनिक होगा तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, हमें कार्बन देखने को मिलेगा। तो अगर अमीनो एसिड का हम लोग स्ट्रक्चर बनाना चाहें, देखो इस चीज़ को ध्यान से सुनना, तो सबसे पहले तो हमें कार्बन तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब देखो इसका नाम क्या है, अमीनो एसिड। अमीनो का मतलब क्या होता है, NH2। ठीक है, तो यानी कि अगर इसके नाम से जाए तो हमें यहाँ पे एक NH2 ग्रुप भी देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो हमारा एक NH2 हो गया। और उसके बाद देखो हमारा एसिड। अब एसिड हमारे बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एसिड को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली हमारा एसिड कौन सा होता है,
कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यानी कि COOH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो हमारा एक NH2 आ गया, एक हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अब देखो अभी तो कार्बन की सिर्फ 2 ही वैलेंसी सेटिस्फाई हुई हैं, 2 और सेटिस्फाई हमें करनी पड़ेंगी ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है। तो यहाँ पे देखो एक हम लोग क्या करेंगे, एक पे हम लोग लगा देंगे हाइड्रोजन, ठीक है, और एक हमारी यहाँ पे आ जाएगी R चेन। अब R क्या होता है, R हमारी कार्बन की कितनी भी बड़ी या फिर कितनी भी छोटी एक चेन हो सकती है, ठीक है। देखो R हमारा यहाँ पे कार्बन की चेन होती है, ठीक है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, हो सकता है 1 कार्बन की हो, ठीक है, या फिर हो सकता है 2 कार्बन की हो, तो वो यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बात करें तो ये होता है हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। देखो हम लोगों ने बिल्कुल नाम से बनाया है, देखो यहाँ पे ये अमीन हो गया, यहाँ पे हमारा एसिड हो गया, ठीक है, और चूंकि एक कार्बन था तो इसकी हमें 2 वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी थी, तो एक हमारा हाइड्रोजन आ गया और एक हमारे यहाँ पे R चेन आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो हमारा R है, देखो अमीनो एसिड यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो कि लगभग 300 से 400 अमीनो एसिड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस पूरे नेचर में, ठीक है, अलग अलग टाइप के। तो वो जो अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, उसमें हमारा यहाँ पे जो NH2 है ये भी सेम रहेगा, COOH है ये भी सेम रहेगा, ठीक है, और ये जो hमारा हाइड्रोजन है ये भी सेम रहेगा। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा हमारा R में, ठीक है, यानी ये R ही हमारा जो है बदलता जाएगा और उसकी वजह से हमें जो है अलग अलग अमीनो एसिड देखने को मिलते जाएंगे, ठीक है। यानी कभी R हमारा CH3 हो सकता है, कभी हमारा CH2OH हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे R जो है बदलता रहता है, ठीक है, बाकी ये तीनों यहाँ पे सेम रहते हैं और ये हमारा अमीनो एसिड का एक जनरल सा स्ट्रक्चर होता है और हम लोगों ने इसको बहुत इजीली यहाँ पे इसी के नाम से बना लिया, ठीक है। तो यार देखो कुछ है तो है नहीं, ठीक है, कितना सिंपल है, नाम से ही हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अभी इसका हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। जैसे कि अमीनो एसिड्स हमारे क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यहाँ पे अमीनो एसिड लग गया, ये हमारा प्रोटीन होगा, ठीक है। तो अभी इसको हम सही कर लेंगे, बाकी नोट्स में आप लोगों को सही मिल जाएगा, तो आप लोग सही लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अमीनो एसिड्स हमारे प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि यहाँ पे देखो जो हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये जो बायो माइक्रो हैं, ठीक है, ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है कि जब इसके बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलते हैं तो एक बिल्डिंग तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग हमारी क्या होती है, बिल्डिंग हमारे यहाँ पे प्रोटीन होती है, इसीलिए हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। अब अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन, यानी अमीनो एसिड हमारे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है डेफिनेटली, जिसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। एक हमारा अमीनो ग्रुप यानी कि NH2, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे NH2 देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि COOH, तो COOH भी देखने को मिल रहा है। एक हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम भी देखने को मिल रहा है। और एक हमारे यहाँ पे साइड चेन यानी कि R, ठीक है, और यहाँ पे R भी देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे बदलता रहता है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग अपने अमीनो एसिड्स के कुछ मेजर की एलिमेंट्स की, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे अमीनो एसिड के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हमारा यहाँ पे कार्बन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन भी है, ठीक है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी है, और उसके बाद नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन भी देखने को मिल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि देखो O भी देखने को मिल रहा है। तो ये 4 एटम हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑल दो देयर आर अबाउट 300 to 400 अमीनो एसिड्स आर नोन, बट स्टिल ओनली 20 अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट्स इन द प्रोटीन फॉर्मेशन। देखो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बिल्कुल आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लो कि ऑल्दो यहाँ पे 300 से 400 अमीनो एसिड हमें पता है, ठीक है, यानी कि 300 से 400 अमीनो एसिड इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो हमारी प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, ध्यान से सुनना, देखो प्रोटीन हमारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड कंबाइन करेंगे तो प्रोटीन बनेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक 20 टाइप के ही अमीनो एसिड है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि 20 अमीनो एसिड कंबाइन करेंगे तो प्रोटीन बनेगा, 20 स्पेसिफिक अमीनो एसिड यहाँ पे अलग अलग तरीके से कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो 20 अमीनो एसिड ही होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारा यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब ये 20 यहाँ पे अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पे उनका नंबर 50 भी हो सकता है। देखो यहाँ पे कहने का मतलब समझो, यहाँ पे ये कहने का मतलब नहीं है कि हम लोग जो है 20 अमीनो एसिड को जब जोड़ते हैं, ठीक है, 20 अमीनो एसिड तब हमारा प्रोटीन बनता है, नहीं, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो हमारे 300-400 अमीनो एसिड हैं उनमें से कोई 20 ही होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन बनाते हैं, यानी ये 20 हमारे जो है अलग अलग टाइप से जोड़ के 50, 100, 200 भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये 20 हैं, ठीक है, तो 20 हमारा जैसे मान लो कि हम लोग मान लेते हैं कि ABC करके है, ठीक है, ABCD, तो इस तरीके से जब 20 हो गए तो 20 के बाद यहाँ पे फिर से हमारा ABC शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन होंगे ये 20, ठीक है, यानी इन 20 अमीनो एसिड से ही हमारा प्रोटीन बनता है। तो इन 20 अमीनो एसिड्स के बारे में डेफिनेटली हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे,
बाकी यहाँ पे बात करें तो अनलाइक अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो, अगर आप लोगों को याद हो कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स देखे हैं वो यहाँ पे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारा अमीनो एसिड है ये हमारे यहाँ पे वाटर में सॉल्युबल देखने को मिलता है। ठीक है, तो बात करें हम लोग यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि यहाँ पे हमें जो है एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन एटम, एक अमीन ग्रुप और एक यहाँ पे साइड चेन देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको सर्कल और इसको जो है स्क्वायर में बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसा ही होता है। यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया है, आप लोग बिल्कुल ऐसे मत बनाना। ठीक है, देखो ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन नॉर्मली जब आप लोग अलग से दिखा रहे हो, ठीक है, तब बनाना, बाकी नॉर्मल रिएक्शन में इस तरीके से नहीं बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक अमीनो एसिड की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये ज्वेटर आयन का फॉर्मेशन करता है। अब ज्वेटर आयन क्या होते हैं, देखो, व्हेन एन अमीनो एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट एग्जिस्ट एज ज्वेटर आयन फॉर्म। अब ज्वेटर आयन क्या होता है, अ ज्वेटर आयन इज अ मॉलिक्यूल दैट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो ये बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जो हमारा अमीनो एसिड है ना, ये हमारा एक ऐसा आयन होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमें एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को ज्वेटर आयन फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अमीनो एसिड्स हमारा जो है ज्वेटर आयन फॉर्म करता है। अब अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, हम लोगों ने जब अपना एसिड बेस बैलेंस देखा था, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है कि आप लोग को याद होगा, बट बाई चांस अगर याद हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा प्रोटीन बफर सिस्टम था उसमें जो हमारा अमीनो एसिड था यही हमारे प्रोटीन बफर सिस्टम का मेन कंपोनेंट था। देखो यहाँ पे ये क्या करता था, ध्यान से देखना, देखो अगर नहीं भी याद है तो आप लोग समझ जाओगे। हमारे यहाँ पे बॉडी का जब एसिडिक पीएच बढ़ जाता था, यानी आप कह सकते हो कि H+ आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती थी, क्योंकि एसिडिटी हमारी H+ आयन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा अमीनो एसिड है ये क्या करता था, उन H+ को यहाँ पे अपने साथ कंबाइन करके हमारा यहाँ पे NH3+ में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, और जब हमारा यहाँ पे क्या होता था कि हमारी बेसिसिटी बढ़ जाती थी, यानी बेसिक माहौल बढ़ जाता था, तब यहाँ पे क्या करता था, ये जो अमीनो एसिड है ये यहाँ पे इस वाले कार्बोक्सिल ग्रुप से हमारा एक H+ जो है रिलीज कर देता था। ठीक है, और यहाँ पे COO- में कन्वर्ट हो जाता था। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यानी वी कैन ऑल्सो से अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। देखो यहाँ पे एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने एनालिसिस में इसको डिस्कस किया था। यहाँ पे एम्फोटेरिक हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारा अमीनो एसिड है, ठीक है, यहाँ पे ये H+ को डोनेट मतलब एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। तो जो आयन यहाँ पे H+ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे यहाँ पे बेस होते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे H+ को डोनेट कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तो H+ को डोनेट भी कर सकता है, देखो यहाँ से COO- से H+ को डोनेट भी कर सकता है। ठीक है, COOS से, और यहाँ पे NH2 से H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये एसिड भी होता है और बेस भी होता है। तो यहाँ पे ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की, तो देखो यहाँ पे जो हमारा अमीनो एसिड है इसको हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी को देखेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा यहाँ पे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कैसा है। ठीक है, और बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि उसके हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। जैसे हमारा पहला हो गया एलिफैटिक अमीनो एसिड। अब एलिफैटिक अमीनो एसिड देखो यहाँ पे इन सब में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी, डिफरेंस आएगा हमारा यहाँ पे इस R में। ठीक है, तो एलिफैटिक में क्या होगा, देखो एलिफैटिक में ये हमारी कार्बन चेन हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो R की जगह हमारा CH3 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक एलिफैटिक अमीनो एसिड। ठीक है, और यहाँ पे अल्कोहलिक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल मतलब OH। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग को OH ग्रुप देखने को मिल जाए R में, यानी कि हमारा मान लो CH2OH हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है अल्कोहलिक हो जाएगा। ठीक है, और सल्फर कंटेनिंग, यानी कि यहाँ पे इस R ग्रुप में आप लोग को सल्फर भी देखने को मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे एसिडिक अमीनो एसिड्स। अब देखो यहाँ पे एसिडिक वाले में स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आप लोग को यहाँ पे 2 बार देखने को मिलेगा, यानी हमारी इस R चेन में आप लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखने को मिलेगा। और वही बात करें हम लोग यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड्स की, तो देखो बेसिक में क्या होगा, हमारे यहाँ पे NH2 ग्रुप आप लोग को 2 बार देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो ये हमारा जो NH2 है ना ये हमारा एक टाइप का बेस होता है। ठीक है, और जो हमारा ये है ये हमारा क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो जब इसका नंबर बढ़ जाए तो हमारा एसिडिक हो गया, और जब इसका नंबर बढ़ जाए तो हमारा बेसिक हो गया। और वहीं में न्यूट्रल की बात करें तो जब दोनों के नंबर सेम रहते हैं तो हमारा न्यूट्रल हो गया। ठीक है, और एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक का क्या मतलब है कि यहाँ पे इस R की जगह आप लोग को एक बेंजीन की रिंग देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरोमेटिक हो गया। और कोई बच गया हमारा,
तो यहाँ पे हमारे सारे कवर हो गए, ठीक है। और न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन की बात करें, देखो ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखना। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का सबसे पहले समझो मतलब क्या है। देखो हमारी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं वो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। एक जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और एक जिनकी हमें यहाँ पे ज़रूरत होती है। देखो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा यहाँ पे 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। 20 स्पेसिफिक अमीनो एसिड होते हैं। तो इन 20 में से लगभग जो है 10 से 11 अमीनो एसिड, ठीक है, 10 से 11 हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी उनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन 9 से 10 हमारे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी में नहीं होते हैं, उनको हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है। देखो इसीलिए आप लोग जो भी प्रोटीन वगैरह की डाइट लेते हो, ठीक है, उसमें आप लोग को ये 9 से 10 अमीनो एसिड जो है भर भर के देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो है टोटल कंबाइन करके हमारे 20 हो जाते हैं और हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, एसेंशियल का मतलब क्या है। एसेंशियल का मतलब यह है दीज अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी सो इट इज एसेंशियल टू ईट देम। यहाँ पे एसेंशियल का मतलब क्या है कि ये हमारी बॉडी के अंदर खुद से नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ पे इनको जो है एसेंशियल यानी जरूरी हो जाता है खाना। देखो एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी। तो यहाँ पे जरूरी अमीनो एसिड हमारे वो होते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम लोग उसको बाहर से अपनी डाइट में लें। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा वैलिन, ल्यूसीन और लाइसिन, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ गए ना। और बात करें हम लोग यहाँ पे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, तो यहाँ पे देखो ये क्या होते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी सो इट इज नॉट एसेंशियल टू ईट देम। यानी कि ये हमारे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से बना लेती है। तो ये यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इसको आप लोग अपनी डाइट में लो, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे यहाँ पे एलेनिन हो गया, ग्लूटामेट हो गया। और सेमी एसेंशियल का मतलब क्या है, देखो नाम से ही समझो। सेमी मतलब क्या हुआ, सेमी मतलब कि देखो यहाँ पे ये हमारी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज तो किए जा सकते हैं बट द रेट ऑफ सिंथेसिस इज लेसर देन द रिक्वायरमेंट। लेकिन यहाँ पे जितनी ज़रूरत होती है उतना हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। तो देखो थोड़ा सा हमारी बॉडी बना भी लेती है, थोड़ा सा हम लोग को इसको डाइट में भी लेना जरूरी हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे यहाँ पे हिस्टिडीन हो गया, आर्गिनिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो हमारा 2 अमीनो एसिड है वो किस तरीके से कंबाइन करते हैं, तो उनके बीच में कैसे बॉन्ड बनता है जो हमारा प्रोटीन बनाता है। यहाँ पे इसको बहुत ही ध्यान से समझना। देखो हमारा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, हमारा यहाँ पे कार्बन होता है सेंटर में, ठीक है, और साइड में हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा NH2, ठीक है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा होता है R ग्रुप जो कि बदलता रहता है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं R1, ठीक है। अब मान लो इसके साथ हमारा एक दूसरा अमीनो एसिड आ गया जिसको हम लोग को यहाँ पे कंबाइन करवाना है, ठीक है, यानी इन 2 अमीनो एसिड का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होना है। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो सेंटर में कार्बन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा NH2 आएगा। तो NH2 को यहाँ पे देखो हम लोग थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, NH और H, हम लोग H पहले लिख दिए। देखो है तो NH2, देखो 2 H है ना, 1 2 H है, ठीक है, 1 हम लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। देखो इसको लिखने की वजह भी आप लोग को पता चल जाएगी। और फिर हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन एटम आ गया, फिर हमारे यहाँ पे ये हमारी दूसरी चेन हो गई, तो हम लोग इसको R2 से लिख लेते हैं। अब देखो इनका यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे ये दोनों जब कंबाइन करते हैं, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में आप लोग कह सकते हो कि रिएक्शन वगैरह जब होती है, तो यहाँ से हमारा H, ठीक है, और यहाँ से हमारा OH, ये दोनों मिलके हमारा क्या बन जाएगा, जब भी हमारा HOH मिलता है हमारा क्या बनता है, वाटर, ठीक है। तो ये दोनों मिलके हमारे वाटर के फॉर्म में निकल जाएंगे। और हमारा इसका कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारा देखो ये तो सेम ही रहेगा, H भी सेम है, NH2 भी सेम है, ठीक है, R1 भी सेम है, ठीक है। और इस वाले की बात करें तो इस वाले कार्बन में भी हमारा इधर वाला सेम ही है, ठीक है, और इधर वाला R2 भी सेम है, इधर वाला H भी सेम है। अब यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, देखो यहाँ पे से OH गायब हो गया, यहाँ से हमारा H गायब हो गया। अब अगर आप लोगों को याद हो जो हमारा COOH है, हम लोग इसको नॉर्मली तो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो ये हमारा देखो ऐसे ही तो होता है, C+OH। देखो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा ऐसा होता है। तो हम लोग अगर इसको जो है इस तरीके से लिखें तो देखो OH तो हमारा गायब हो गया, ठीक है, OH तो हमारा गया। अब बचा क्या, बचा हमारा C+O है ना, देखो बचा हमारा CO, तो CO हमारा यही है C+O, तो हम लोग इसको लिखेंगे C+O, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से क्या बचा है NH, ठीक है।
तो यहाँ से हो गया हमारा NH और ये हो गया हमारा यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है हमारा, ये हो गया हमारा यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने देखा था हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ बनता है हमारा जो है पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, हमारे अमीनो एसिड जो है एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। अब देखो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना, देखो दो अमीनो एसिड जहाँ पे कंबाइन करें तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्रोटीन बन गया। देखो प्रोटीन्स हमारे बहुत सारे अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि लगभग 100 या 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड जब कंबाइन करते हैं तब हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब इसका एक एक्सेप्शन भी होता है जो कि हमारा इंसुलिन होता है, जो कि 51 अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। लेकिन इस तरीके से दो अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन नहीं बनाते, ये दोनों मिलकर हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और जब इस तरीके से बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब हमारा जाके प्रोटीन बनता है। यानी प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स, यानी बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें अपने बायोलॉजिकल रोल या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ अमीनो एसिड्स की, तो अमीनो एसिड सबसे पहले तो हमारे प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हमें पता है। दे ऑल्सो सर्व्स एज प्रीकर्सर ऑफ हार्मोन्स, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, ठीक है, विटामिन्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, अब यहाँ पे प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स क्या होते हैं हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे विटामिन होते हैं, तो इनका यहाँ पे प्रीकर्सर, देखो प्रीकर्सर का मतलब होता है कि किसी चीज़ में हेल्प करना, तो यहाँ पे इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसके फॉर्मेशन में ये हमारा जो है हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ पे पेप्टाइड्स हैव मैनी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस, दे आर यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स एंड एंटी ट्यूमर एजेंट्स। यहाँ पे देखो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, हम लोगों ने अभी क्या देखा कि जब यहाँ पे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तब जाके हमारा प्रोटीन बनता है। लेकिन अगर मान लो 2-3 यहाँ पे अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली पेप्टाइड बोलते हैं। जैसे हमारा 2 कर रहे हैं तो डाई पेप्टाइड, ठीक है, और 3 हो गया तो ट्राई पेप्टाइड, और उसके बाद 4 हो गया तो टेट्रा पेप्टाइड। तो यहाँ पे जो हमारे पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है, इनका भी बहुत अलग अलग इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। देखो ये हमारे प्रोटीन नहीं होते हैं, लेकिन इनका भी अलग अलग अपना काम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे एंटीबायोटिक्स की तरह भी यूज होते हैं, एंटी ट्यूमर एजेंट्स भी होते हैं। अब यहाँ पे सम पेप्टाइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि हमारी बॉडी के जो अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है उसमें भी हमारे यहाँ पे ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स की तरह भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी सेल साइकिल है उसके रेगुलेशन में भी ये जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने अमीनो एसिड को बहुत अच्छे से समझ लिया है, अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात कर सकते हैं अपने प्रोटीन के बारे में। तो देखो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे 4 क्लासेज या फिर 4 लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा यहाँ पे प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी, थर्ड हो गया टर्शियरी और फोर्थ हो गया हमारा यहाँ पे क्वार्टरनरी। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझना आप लोग। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपली कंटेन्स द सीक्वेंसेज ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पे देखो क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी है ना, ये हमारा सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का। और यहाँ पे होता क्या है, जो हमारे अमीनो एसिड है वो सिंपली यहाँ पे एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे सिंपल ओपन चेन होती है, ठीक है। यानी कि देखो सिंपली हमारे यहाँ लोग जब मान लो ये हमारा सर्कल से जो है हम लोग एक अमीनो एसिड को डिनोट करें, ठीक है, अमीनो एसिड को, तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड यहाँ पे जब लाइन से कंबाइन करते चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके अंदर कोई भी टाइप की यहाँ पे चेन वगैरह नहीं होती है, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग को यहाँ पे अपने इंसुलिन में देखने को मिलता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होता है। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग समझना, ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी है, ये एक हिसाब से अलग अलग नहीं है, ये आपस में लिंक है। देखो होता क्या है, ये जो हमारा प्राइमरी है ना, यही हमारे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स ले लेता है, जिसकी वजह से हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ अमीनो एसिड्स। द मोस्ट कॉमन टाइप्स आर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीड्स। यानी कि यहाँ पे देखो जो हम लोगों ने अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा था ये वाला, ठीक है, देखो यही वाला हमारा यहाँ पे जब ट्विस्ट ले लेता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो ये मान लो एक हेलिक्स के फॉर्म में घूम गया, देखो ये है यही, ठीक है। अब यही मान लो हमारे यहाँ पे यही हमारा यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न ले लिया, ठीक है, इस तरीके से, तो हमारा हेलिक्स के फॉर्म में हो गया। या फिर मान लो जो ये एक शीट के फॉर्म में फोल्ड हो गया, ठीक है, तो हम लोग इसको बीटा प्लेटेड शीट्स बोल देते हैं। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा और भी डीप चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अभी हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में ही तो हम लोग को अपनी आने वाली यूनिट में बढ़ना है, ठीक है।
और अब बात करें हम लोग यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे देखो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड व्हेन द ट्विस्ट एंड फोल्ड्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड्स अगेन टू फॉर्म अ लार्जर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, अब यही हमारा जो यहाँ पे 2 डायमेंशनल वाला स्ट्रक्चर था, यानी कि मान लो ये हमारी अल्फा हेलिक्स थी, अब ये और ज़्यादा फोल्ड हो गई, यानी कि देखो ये क्या हुआ, अब ये आपस में ही फोल्ड हो गई, ठीक है, आपस में ही फोल्ड हो गई, ठीक है, और 3 डायमेंशन में ही घूम गई। तो यहाँ पे हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये तीनों आपस में लिंक है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये तीनों यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप का है। देखो जब प्राइमरी यहाँ पे टर्न होता है तो सेकेंडरी बन जाता है, सेकेंडरी यहाँ पे ऑल टर्न हो जाता है तो थर्ड टर्शरी बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वाटरनरी की बात करें तो जब 2 या 2 से ज़्यादा टर्शरी यूनिट्स आपस में कंबाइन हो जाती है तो हमारा क्वाटरनरी बना लेती हैं। द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टर्शरी यूनिट्स। देखो यहाँ पे क्या है, 2 से ज़्यादा टर्शरी यूनिट कंबाइन हो गए। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो क्या है, हमारे यहाँ पे 4 जो है हमें अल्फा और बीटा चेन मिला के देखने को मिलती हैं, जो कि हमारा क्या होता है, देखो टर्शियरी स्ट्रक्चर का ही तो एक कॉम्बिनेशन है। देखो यहाँ पे 4 टर्शियरी स्ट्रक्चर कंबाइन कर लिए तो हमारा क्वाटरनरी बन गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अपने प्रोटीन के अलग अलग लेवल पे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की, तो प्रोटीन को भी हम लोग यहाँ पे अमीनो एसिड की तरह बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेनली अपने 2 कैटेगरी की बात करेंगे। पहला हो गया हमारा यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा 2 टाइप का हो गया, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब फाइब्रस प्रोटीन में क्या होगा, देखो जैसा कि इसका नाम है फाइब्रस, फाइब्रस मतलब फाइबर, फाइबर मतलब थोड़ा सा धागे नुमा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ इलांगेटेड और फाइब्रस पॉलीपेप्टाइड चेन्स विच फॉर्म्स फाइबर और सीट लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पे जो है हमें एक जो है थोड़ा सा धागे नुमा या फिर शीट नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। और ग्लोब्यूलर की बात करें तो देखो ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स मतलब क्या होता है, थोड़ा सा स्फेरिकल, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन हमारे क्या होते हैं, आर जनरली स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू टाइटली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स। यानी यहाँ पे जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इतनी टाइटली बाउंड हो जाती है कि हमारा यहाँ पे एक जो है स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोल देते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड क्लासिफिकेशन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन हम लोग इसको जो है अगेन जो है 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा यहाँ पे सिंपल प्रोटीन, दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सिंपल प्रोटीन्स की, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड यूनिट्स ज्वाइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड। यानी यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हमारे सिंपल अमीनो एसिड ही आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे कुछ अलग टाइप से हमें जो है कोई भी अलग आइटम देखने को नहीं मिलेगा। अब इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे यहाँ पे एल्बुमिन्स हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गया। और कॉन्जुगेटेड की बात करें तो अलॉन्ग विथ अमीनो एसिड सम अदर ग्रुप्स ऑल्सो अटैच्ड इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। यानी कि जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होंगे उसमें आप लोग को जो है अमीनो एसिड्स के साथ जो है कुछ अलग स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कुछ अलग यहाँ पे आप कह सकते हो एलिमेंट्स, जैसे हमारा सल्फर हो गया, ठीक है, या फिर कुछ भी देखने को मिल जाए, ठीक है, अलग से, तो वो हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो गया। अब जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारे यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखो ग्लाइकोप्रोटीन में क्या हो गया, हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल गया। और लाइपोप्रोटीन में मतलब क्या हो गया, देखो हमारा लिपिड का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, प्रोटीन के साथ, तो हमारा लाइपोप्रोटीन हो गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो जाते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। तो फाइनली हम लोग इसके बायोलॉजिकल रोल या फिर इंपॉर्टेंस की भी बात कर लेते हैं। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रेगुलेट्स द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है उनके पास होते हैं प्रोटीन्स, जो कि क्या करते हैं कि हमारे ऐसे सब्सटेंस का ट्रांसफर कराते हैं जो कि नॉर्मली नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसको भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। ऑल रिसेप्टर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिसेप्टर होते हैं वो हमारे प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। अब रिसेप्टर वगैरह को हम लोग को अपने आने वाले सेमेस्टर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। देखो यही सब एक्चुअल में हमारे फार्मेसी के सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक्स ही हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो हमारे प्रोटीन के बने होते हैं। अब एंजाइम्स के बारे में हम लोग को इसी बायोकेमिस्ट्री में आगे पढ़ना है, ठीक है। और ऑल एंटीबॉडीज आर प्रोटीन इन नेचर। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एंटीबॉडी हैं वो भी प्रोटीन नेचर की होती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर। यानी कि बहुत ज़्यादातर जो हमारे हार्मोन होते हैं वो भी हमारे प्रोटीन के होते हैं, ठीक है। और हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड। अब हीमोग्लोबिन भी हमारा एक प्रोटीन होता है जो कि हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है।
और एक्टिन एंड मायोसिन आर प्रोटीन्स हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर आप लोगों ने मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक देखा था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमारा एक्टिन और मायोसिन हमारे दो यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराने का काम करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।